नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। ये वहां की सियासत है जहां पर भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा होता है, जहां पर रोना धोना करके कोई भी नेता एक सत्ता तक पहुंच सकता है। हम बात कर रहे हैं साउथ के पॉलिटिक्स की। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से जारी सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विराम लगा दिया, लेकिन यह ड्रामा अभी भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि हम यह कह सकते हैं ड्रामा तो अब शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीके शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें 3.5 साल ही सजा काटनी होगी, 6 महीने पहले काट चुकी है। इस फैसले के बाद शशिकला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, साथ ही 10 साल तक उनको कोई राजनीतिक पद भी नहीं मिल पाएगा। वहीं फैसला आने के बाद शशिकला ने विधायकों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उनके भरोसेमंद ईके पलानीस्वामी को विधायक दल का नेता चुना गया और ओ पन्नीरसेल्वम को एआईएडीएमके की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया। अब देखना यह होगा कि यह कुर्सी की लड़ाई किस मोड़ पर खत्म होती है। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद करते हैं चर्चा। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके पार्टी में मचा कोहराम अब पीक पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 21 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। साल 1991-96 में 66 करोड़ से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता के साथ शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें इन चारों को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन 11 मई 2015 को सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया था। लेकिन विरोधी पार्टियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। डीएमके और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2002 में मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उधर शशिकला कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पार्टी में अपना दबदबा कायम करने के लिए सारी कोशिशें करती नजर आई। सजा के ऐलान के बाद उन्होंने पार्टी विधायकों की आपात बैठक बुलाई, अपने भरोसेमंद ईके पलानीस्वामी को विधायक दल का नेता घोषित करा दिया। अब राज्यपाल की भूमिका फिर अहम होगी, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर अब 2 लोग दावा ठोकेंगे। जीत पन्नीर की होगी या पलानी की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि शशिकला को सिंहासन की जगह जेल में ही सजा काटनी होगी। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, तो इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुर्सी के लिए वो आगे आ रही थी और जितनी तेजी दिखा रही थी शशिकला, उससे ऐसा लग रहा था कि जल्दी इन्हें कुर्सी मिल भी जाएगी, क्योंकि वहां पर भावनात्मक पॉलिटिक्स होती है और उसी पॉलिटिक्स को वो एक तरह से भुनाना चाह रही थी। अश्विनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अब क्या कोई रास्ता है शशिकला के लिए बाहर आने का? कहा यह जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कोई फैसला आने के चांसेस कम लग रहे हैं। ये भी उसी रिपोर्ट में कहा गया जो मैं पढ़ रहा था। देखिए, सबसे पहले तो जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की विजय हुई है जी। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया है कि देश में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ नहीं है। अब 21 साल पुराने जिस तरह से वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामले में 4 साल की सजा हुई, तो अगर हम याद करें तो कुछ सालों पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 साल पहले जस्टिस A.K. पटनायक की बेंच ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन लड़ने से 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की जिसको सजा हो जाएगी, उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है इलेक्शन लड़ने का कोई राइट नहीं होगा। तो फिलहाल 4 साल की सजा हुई, तो एक तो इनका जो राइट है कि अगले 6 साल तक इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और इलेक्शन ये नहीं लड़ सकती। दूसरी बात, जो रिव्यू पिटीशन की हम बात कर रहे हैं आज के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक रिव्यू पिटीशन का प्रावधान तो अवेलेबल है, परंतु उसमें इनको कितनी सफलता मिलती, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में नॉर्मली रूटीन उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। तो चूंकि उस सिचुएशन में रिव्यू पिटीशन में इनको कितनी रिलीफ मिलती है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस आज जजमेंट दे रहे हैं उनके सामने जाती है, वो एक अलग विषय है। परंतु अभी जो इनका चीफ
मिनिस्टर बनने का रास्ता है वो रास्ता तो ब्लॉक हो गया है। रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक प्रावधान है, क्यूरेटिव पिटीशन का जो प्रावधान है, अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है और कुछ ऐसा इशू छूट जाता है लीगली जो रिव्यू पिटीशन में या ओरिजिनल पिटीशन की सुनवाई में नहीं किया जाता है और उसके बेसिस बिना सुनवाई किए ही अगर कोर्ट अदालत किसी निर्णय पर पहुंच जाती है तो वो भी क्यूरेटिव पिटीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रावधान है, परंतु अभी इमीडिएटली कुछ रिलीफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। रिव्यू का प्रावधान है, देखते हैं रिव्यू में उनको कितना बेनिफिट मिलता है लीगली। लेकिन अश्विनी जी, इस जजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जो ये पूरा जजमेंट सामने आया, 4 साल की सजा हुई, इससे राजनीतिक जो बातें हैं वो तो हम समझेंगे, जब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम तरीके से संदेश देने की कोशिश की है राजनीतिक पार्टियों को कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा? क्योंकि जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उसमें यह कहा गया, जस्टिस घोष ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना भारी जजमेंट है और ये कितना बड़ा बोझ हमारे ऊपर था, तो इसका मतलब क्या समझा जाए सर? देखिए, समय समय पर अगर हम देखें तो ये मामला आज का नहीं है। कायदे से तो इस मामले में जो जजमेंट आनी थी वो जयललिता के अलाइव रहते ही आनी थी, ताकि उसका जो मैसेज जाता वो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर होता। और इसके पहले भी अदालतों ने डिसीजन दिया, लालू यादव का केस देख लीजिए, राशिद मसूद का केस देख लीजिए, और भी तमाम जो नेता हैं, एक जो मैसेज जो पॉलिटिकल फैटर्निटी है, जो नेता लोग हैं जो इस तरह के घोटाले करते हैं या जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह घोटालों में या करप्शन के केसेस में, जो लॉ मेकर्स हैं जो समझते हैं, तो इस डिसीजन के बाद जरूर कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म होगा अगर इस डिसीजन से वो सबक लेते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा उनको जेल की सजा भी खानी पड़ सकती है। तो एक मैसेज गया है, डेमोक्रेसी है, और ये बात सही है। आज की तारीख में अगर हम देखें कि रूल ऑफ लॉ है इस कंट्री में, एग्जिस्ट करता है, वो चाहे लॉ मेकर्स हो, वायलेटर्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो जनता हो, लॉ मेकर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या इस देश का आम नागरिक हो। लेकिन तो क्या इसका मतलब, आपने कहा कि इसमें थोड़ी सी देरी हुई, ये जयललिता के समय ही आ जाना चाहिए था ताकि जो चीजें हैं वो साफ हो जाती और एक संदेश जाता, तो क्या आपको लगता है वाकई देरी हुई है, या फिर ये भी एक सही समय था जब तमिलनाडु की सियासत अपने आप में बदल रही थी, हिलोरे खा रही थी, और उस वक्त ये फैसला आना भी अपने आप में एक ठीक ही है कि सामने तो आया और एक तरह से संदेश भी गया? सियासत का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कोई अगर हम संबंध निकालने की कोशिश करें तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। सियासत का इस बात से अनुमान लगाना कि चूंकि सियासत गर्म हो रही है, एक शशिकला चीफ मिनिस्टर बनेंगी, या जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर पनीर सेल्वम बने थे जिनको जयललिता जी ने बनाया था वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो एक अलग मुद्दा हो गया। परंतु जो जजमेंट है वो जजमेंट आया, कल अगर शशिकला चीफ मिनिस्टर बन भी जाती उसके बाद भी अगर ये जजमेंट होता तो उन्हें तो इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ता, क्योंकि वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाती उस जजमेंट के आने के बाद। परंतु ऐसे समय पर जब गवर्नर जानबूझ के डिले कर रहे थे, अब गवर्नर क्यों डिले कर रहे थे, और इनके पास विधायकों का सहमति पत्र था, विधायकों की लिखी हुई चिट्ठी थी जो इन्होंने लगाया, उसके बाद भी गवर्नर ने डिले किया। डिले करने के बाद पनीर सेल्वम अपनी राजनीति करके लोगों को जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर रहे थे। वो विषय हो सकता है। सियासत इस समय चल रही थी, जयललिता के डेथ के बाद जो वैकेंट पड़ी हुई थी वहां चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, वो चीजें चल रही थी, और जिस तरह से शशिकला जी पार्टी की हेड बन गई। परंतु जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जजमेंट बहुत ही सही तरीके से आया, और उसमें जो आर्थिक दंड लगा वो भी आया। और ये बात ये सबक में आ गई कि जो सियासतदार हैं या सियासत में बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश या सरकार चलाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस कानून व्यवस्था को बना के रखने का, वो जनता के पैसे का ही दुरुपयोग कर रहे हैं जिनको उन्होंने चुना। ये भी एक मैसेज समाज में गया है। तो ये जो मैसेज है ये बड़ा ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और पॉलिटिशियंस को चाहिए कि जो समाज सेवा का रास्ता वो चुनते हैं वो समाज सेवा का रास्ता चुने और जनता के लिए काम करें, बजाय कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होकर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट पैसे कमाए या करप्शन में इन्वॉल्व। बिल्कुल, बेहिसाब प्रॉपर्टी जो रखते हैं वो उन्हें नहीं रखनी चाहिए, और इसी को लेकर ये संदेश है। अगर राजनीतिक पार्टियां इसको समझें तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास अगर आप जाएंगे तो बेहिसाब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन उनके घर पर अभी छापे नहीं पड़ रहे हैं, तो उसमें भी अपने आप में एक सियासत है। लेकिन 21 साल से ये मामला चल रहा था अश्विनी जी, और कोर्ट ने
पूरा फैसला महज 8 मिनट में सुना दिया। तो कई जगहों से यह भी कहा जा रहा है कि इतने जल्दी ये फैसला सुना देना अपने आप में भी बहुत कुछ कहता है। इसके क्या मायने हैं कि 21 साल से जो चल रहा है मामला, उसको 8 मिनट में उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर सुना दिया जाता है तो इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, 8 मिनट में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो अंदर जजमेंट लिखवाने के बाद जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो उसका ऑपरेटिंग पार्ट होता है, जो फाइंडिंग होती है, वो नॉर्मली ऑनरेबल कोर्ट्स जो है ओपन कोर्ट में सुनाती हैं। परंतु ये जजमेंट जो बहस चली, वो बहस की सुनवाई हुई, बहस की सुनवाई के बाद उस पर जजमेंट लिखी गई, क्योंकि ये जजमेंट इसमें पहले ही रिजर्व हो गई थी। तो जजमेंट लिखी, इसको महज 8 उसमें नहीं कह सकते 8 मिनट, इसको हम 21 साल कहें कि 21 साल तक इस केस की सुनवाई चली और ट्रायल हुआ, और उसके बाद ऑनरेबल जजेस जो है, फाइनल कोर्ट जो इस देश की है, वो पहुंची डिसीजन पर। इसके पहले हम देखें तो निचली अदालत में फैसला चला, निचली अदालत ने जयललिता को भी दोषी पाया था, अगर हम पूरा का पूरा मामला उठा करके देखें। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो शीर्ष अदालत की मुहर तो अब जाकर के लगी है, शीर्ष अदालत की मुहर अब लगी है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इस फैसले का इंतजार भी था जब तमिलनाडु की सियासत बदल रही थी। सियासत से हालांकि जजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, अश्विनी जी कह रहे हैं। कानूनी पहलुओं को अब हमने समझ लिया। अब दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अब हम जरा राजनीतिक और सियासी जो पहलू हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दिवाकर जी, अब क्या होगा इस सियासत में, क्योंकि शशिकला जितनी तेजी दिखा रही थी, हो गया है कि शशिकला अब तमिलनाडु की सीएम नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति मामले में वो फंसी हैं, उससे उनको फिलहाल निजात नहीं मिलेगी उस मुश्किल से। लेकिन इतना साफ है कि शशिकला का जो पार्टी पर वर्चस्व है अभी तक, इस समय तक तो कायम हुआ दिखता है, लेकिन पनीर सेल्वम ने अभी हार नहीं मानी है। इन परिस्थितियों में अभी आज पूरे रात, कल पूरा दिन एक गहमा गहमी का हो सकता है, और इसके अब 3 पक्ष हो सकते हैं। एक, राज्यपाल और केंद्र की भूमिका जी, एक पनीर सेल्वम की अपनी ताकत, और तीसरा, शशिकला के प्रति जो विधायक उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, वो कितने देर तक समर्पित रहते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि राजनीति में जो घटनाक्रम बढ़ते हैं, जिस तरह से दबाव बढ़ता है, जिस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से कई घटनाक्रम बदल जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है कि शशिकला जेल जाएंगी, इतना निश्चित है, लेकिन शशिकला का एआईएडीएमके पर एक वर्चस्व कायम है, ये अभी फिलहाल दिख रहा है। लेकिन पनीर सेल्वम ने अभी हार नहीं मानी है, और ये जो तीनों पहलू हैं, ये कहीं न कहीं तमिलनाडु की जो अभी 24 घंटे की जो सियासत होगी उसको गर्म रखेंगे। स्वप्नेश, दिवाकर जी, जो आपने समर्पण की बात कही, क्योंकि तमिलनाडु की जब हम सियासत की बात करते हैं तो वहां पर भावनात्मक चीजों को बहुत ज्यादा आगे रखा जाता है। अगर किसी ने रो दिया, अगर कोई रोते हुए सामने आ गया, तो अचानक से वहां की जनता या फिर विधायक भी जो हैं वो उनके पांव छूने लगते हैं, उनके गले लग जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये समर्पण का जो भाव है शशिकला के लिए, वो बना रहेगा? अगर बना नहीं रहता तो इससे दिक्कतें किसको होने वाली है? साफ तौर से अगर शशिकला के लिए समर्पण का भाव नहीं है तो वो कहां जाएंगे, किस ओर जाएंगे? क्योंकि अब एआईएडीएमके को संभालने वाला कोई नजर नहीं आता, पावर सेंटर नजर नहीं आता। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में व्यक्ति पूजा जो है वो बहुत ही पुरानी है, और इसका एक इतिहास रहा है। अम्मा की एक विरासत जो है वो अभी कायम है। अम्मा की एक बहुत ही निकटस्थ और सहयोगी की भूमिका में चिन्नम्मा रही, इसीलिए उनका चिन्नम्मा, शशिकला का नाम चिन्नम्मा अर्थात छोटी अम्मा के रूप में दिया गया था। शशिकला जो कुछ भी सहानुभूति विधायकों का या पब्लिक का पाते हुए दिख रही हैं, या वो पाने की कोशिश कर रही हैं, वो अम्मा के विरासत के नाम पर, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अम्मा से जो उनका निकट का सहयोग था, जो उनकी निकटता थी, वो शशिकला भुनाना चाहती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अम्मा चूंकि एक महिला हैं, चिन्नम्मा जो है, और अम्मा के जाने के बाद चिन्नम्मा ने जिस तरह से भावनात्मक रूप से कई बार अपने विधायकों को और पब्लिक को संबोधित करते हुए कई माध्यमों से जो उन्होंने सब कुछ संप्रेषित किया, जो लोगों के बीच बात गई, वो ये बात थी कि चिन्नम्मा जो है वो अम्मा की विरासत को संभालेंगी जी। इससे विधायक फिलहाल कन्विंस तो दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं स्वप्नेश ये बार बार कह रहा हूं जब भी इस बात को कहने का मौका मिल रहा है, हाँ। लेकिन पनीर सेल्वम भी जो है वो कहीं न कहीं अम्मा के बहुत ही ज्यादा निकट रहे हैं, और अम्मा के मुश्किल के दौर में पनीर सेल्वम ने एक बहुत ही गंभीर सहयोगी की भूमिका निभाई है, हाँ। इसलिए पनीर सेल्वम पूरी तरह से इस पूरे फेज से आउट हो जाते हैं, अभी फिलहाल मैं नहीं मान सकता जी।
तो अब दिवाकर जी, इसका मतलब अब समझा जाए कि लड़ाई जो है वो पलानीसामी और पन्नीर सेल्वम के बीच में होने वाली है, क्योंकि अब शशिकला जब नहीं है तो शशिकला ने जिनको विधायक दल का नेता चुना है, पलानीसामी, उन्हें भी कहा जाता है कि वो जयललिता के करीबी रहे हैं। तो क्या इन दोनों के बीच अब लड़ाई देखने को मिलेगी जो शशिकला और पन्नीर सेल्वम के बीच में तमिलनाडु में देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से? देखिए, एआईडीएमके पर पकड़ बनाने के लिए और अपने आप को कानूनी शिकंजे से कहीं ना कहीं मुक्त करने की पूरी एक योजना के तहत, प्लान ए के तहत जो है वो चिन्नम्मा ने काम किया था जी। इसीलिए वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहती थी। राज्यपाल पर उन्होंने दबाव डाला और कई तरह से उन्होंने प्रयास किए। हाँ। लेकिन राज्यपाल चूंकि सहमत नहीं थे और राज्यपाल की जो भूमिका रही वो वास्तव में सराहनीय रही। कहीं से भी कोई दाग इस तरह से नहीं लग सकता कि राज्यपाल ने ऐसा किया, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्यपाल ने वही किया जो उन्होंने देखा। अगर आज वो मुख्यमंत्री बन गई होती, अगर वो शपथ ले ली होती, हाँ, और फिर कोर्ट का ये फैसला आता तो मुश्किलें कई खड़ी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल ये सवाल खड़ा हो सकता था राज्यपाल विद्यासागर राव पर कि उन्होंने जल्दबाजी क्यों की, उनको इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि शशिकला को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन उन्होंने एक तरह से संभल कर फैसला लेने की बात कही और उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई जो कि ठीक अब जा रही है। राज्यपाल पर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, उन पर किसी तरह के दाग नहीं लग रहे। रुमान हाशमी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रुमान हाशमी साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं यही आपसे सर जानना चाहूंगा कि बनते बनते तो सब बिखर गया, शशिकला का कुनबा एक तरह से बिखर ही गया। अब आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु की सियासत किस ओर जाएगी? कौन होगा इसका पावर सेंटर और एआईएडीएमके को संभालेगा कौन? देखिए, ये जो प्लान बी के तहत काम किया शशिकला ने, उन्हें मालूम था, एहसास हो गया था, कन्विक्शन होगा उन्हें 4 साल का, जो भी 4 साल का डिक्लेयर हुआ कन्विक्शन होगा। तो उनका प्लान भी तैयार था कि पनीर सेल्वम जो है वो लाइन नेक्स्ट लीडर के तौर पे उनका नॉमिनेशन हुआ। जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स थे, एमएलए, उन्होंने इनको चुना। पनीर सेल्वम ही, मुझे ऐसा लगता है कि पनीर सेल्वम ही बागडोर संभालेंगे एआईडीएमके के। हाँ। सॉरी, पनीर सेल्वम नहीं, पलानीसामी, जो पलानीस्वामी ही बागडोर संभालेंगे। क्योंकि पलानीस्वामी के साथ एक मामला ये भी है कि उन्हें जयललिता का बहुत ही करीबी माना जाता था। जयललिता ने एआईडीएमके के जो काडर है वो काडर के लिंक के तौर पे पलानीस्वामी को प्रमोट किया था जी। तो काफी तजुर्बा है, काडरों के बीच में पलानीस्वामी की पकड़ है। वफादारी भी दिखाई उन्होंने शशिकला के साथ, वो रहे अंतिम समय, इसलिए शशिकला ने उन्हें नॉमिनेट भी किया है। और पनीर सेल्वम जो है वो उन्हें पार्टी से एआईडीएमके से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने भी जो कोर्ट में हलफनामा दिया है वो ये दिया है कि कोई भी विधायक जो है शशिकला खेमे के, उन्हें जबरन रोक के नहीं रखा गया था। एक विधायक हालांकि बाद में होटल से निकले हैं, बट एफिडेविट जो कोर्ट ने, पुलिस ने डाला है वो ये है कि कोई भी विधायक को जबरन नहीं रोका गया था। उन विधायकों ने पलानीस्वामी को इलेक्ट किया है लीडर। हाँ। अब ये गवर्नर से मिलने जा रहे हैं जी, और गवर्नर से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन तो रुमान हाशमी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पलानीसामी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सर, ताकि और ज्यादा क्लियर हो पाए चीजें, कि पलानीसामी ही एआईएडीएमके को संभालेंगे और सरकार बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जितना समर्पण जयललिता के लिए विधायकों का था, जितना शशिकला के लिए विधायकों का देखने को मिल रहा था, उतने ही समर्पण की भावना पलानीसामी के लिए भी विधायकों की देखने को मिलेगी? या फिर और भी फूट होगी और पन्नीर सेल्वम के गुट में भी जा सकते हैं विधायक, और अगर जाते हैं तो दिक्कतें तो हो जाएंगी? देखें, ऐसा है कि शशिकला के साथ एआईडीएमके के जो काडर हैं, जो वोटर हैं, उनका वो एक इमोशनल, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है 4 साल का। हालांकि उसमें 6 महीना वो पहले भी जेल में काट चुके हैं, 3.5 साल वो काटेंगे जेल में। बट इसका एक जो देश, खास के साउथ है, वो बड़ा इमोशनल है, पूरा ऐसे भारत ही इमोशनल है। अब जिस तरह से लालू यादव को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, मगर आप देखें कि बाउंस बैक किया और सारा लालू यादव का जो वोट बैंक था वो उनके साथ सॉलिड खड़ा रहा और कोalition सरकार बिहार में बनी। बिल्कुल। तो इसका एक सिंपैथी वेव मुझे लगता है कि एआईडीएमके, और वो औरत है, महिला है, महिलाओं के बीच में जो है एक सिंपैथी खास तौर पे वेव जो है वो चलेगा, और उसका फायदा जो है वो शशिकला को मिलेगा। वो बड़ी 3-3.5 साल जेल में रहेंगी। बट जेल के अंदर से रहते हुए सत्ता की बागडोर की जो चाबी है, जो
वो सारथी का काम तो वही करेंगे। सारथी का काम वही करेंगी। रुमान जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और भी सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा ताकि इस मुद्दे पर समझ और भी ज्यादा दर्शकों की बन पाए। दिवाकर जी, आप कितना सहमत हैं रुमान जी की इस बात से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर रहते हुए भी पकड़ बनी रहेगी, सारथी का काम तो वही करेंगी और पलानीसामी के साथ ही विधायक रहेंगे और वही सरकार चलाएंगे। देखिए, जिस तरह से शशि कला ने जो प्रयास किए वो वास्तव में रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने की उनकी जो कवायद थी वो कहीं न कहीं अभी सफल दिख रही है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से डीएमके की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और डीएमके के जो नेता हैं वो जो बयान दे रहे हैं और केंद्र की जो नज़र है और राज्यपाल की जो भूमिका है, ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता कि पलानीसामी ही मुख्यमंत्री बनेगा। और सबसे बड़ी बात, राज्यपाल की अपना एक विवेक होता है। अभी वो मिलने जा रहे हैं, पलानीसामी मिलेंगे, लेकिन पन्नीर सेल्वम की बात भी राज्यपाल सुनेंगे। और ऐसी स्थिति में ये राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ेगा उस पर ये कहा जा सकता है कि पलानीसामी ही लेंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक फिलहाल समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो बन सकते हैं। लेकिन डीएमके का जो ये फैक्टर है और राज्यपाल की जो उसमें भूमिका है, राज्यपाल का जो अपना विवेक है, वो जो कहता है उसमें हम पूरी तरह से पन्नीर सेल्वम को खारिज नहीं कर सकते। मेरा अपना ये मानना है। रुमान हाशमी साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पन्नीर सेल्वम डीएमके के साथ जाकर भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनके साथ तो 50 विधायक होने का वो दावा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से ये खबर आ रही है कि डीएमके के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। अगर उनके पास 50 हैं पहले से, तो 89 तो डीएमके के पास हैं, 139 हो जा रहे हैं, 118 की जरूरत है, तो पूरी तरह से सरकार बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार बनाने का दावा दोनों की तरफ से पेश हो जाएगा तो सीधे तौर पर राज्यपाल की भूमिका सबसे अहम हो जाएगी? हाँ, नहीं, ऐसे में यकीनन तौर पर राज्यपाल की भूमिका अहम होगी। और ये बात भी सही है कि राज्यपाल अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं। लेकिन इसमें दो मामला है। एक तो ये है कि डीएमके के जो ये है एक्टिंग जो प्रेसिडेंट हैं स्टालिन, उन्होंने गवर्नर से मिलकर अभी हाल में ही कहा था सरकार को चलाने को लेकर सरकार स्टैंड स्टिल हो गई है, फंक्शन नहीं हो रहा है। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि डीएमके सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही सरकार गिराने में वो इंटरेस्टेड है। वो चाहती है कि सरकार या डीएमके का अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाए और 5 साल पूरा करे। तो एक स्टालिन के रुख पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेंगे। दूसरी बात यह है कि गवर्नर विवेक से अपने काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संवैधानिक तौर पे बहुमत जो जुटाना है उसकी कवायद तो पूरी करनी होगी सेल्वम को। तो वो कितना फ्लोर पे साबित कर सकते हैं बहुमत, ये भी देखने की बात होगी। उससे मुझे शक है कि इनके साथ विधायकों की 50 जैसा कि आप बता रहे उतने विधायक इनके पास होंगे। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 10-12 विधायक जो है ज्यादा इनके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी तो दावा किया जा रहा है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि अगर डीएमके पन्नीर सेल्वम को लेकर किसी भी तरह से दावा ठोक देती है कि हम सरकार बनाएंगे और पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इससे तमिलनाडु की सियासत में किस तरह का भूचाल आएगा, इससे एआईएडीएमके के भविष्य पर किस तरह से असर पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं बनते बनते बिखरे कहानी की और उस शशिकला की जिसके लिए साफ तौर से कुर्सी 1 नंबर पर नजर आ रही थी जयललिता की मौत के बाद। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक पार्टी की नेता जयललिता के निधन के बाद उनकी कुर्सी को लेकर चल रही जंग में अभी और पेंच बाकी है। गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद जयललिता का 5 दिसंबर 2016 को निधन हो गया था। जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनके बेहद करीबी माने जाने वाले ओ पन्नीर सेल्वम को उनकी जगह सीएम का पद मिला, लेकिन जयललिता के साथ दिन रात रहने वाली वीके शशिकला को यह मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने पार्टी की कमान संभालने का निर्णय लिया, जिसके बाद ओ पन्नीर सेल्वम और शशिकला के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई, जिससे तमिलनाडु की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका कोई भी हिसाब किसी के पास नहीं है।
तो आपको दिखाते हैं कि AIADMK पार्टी में कब और क्या हुआ। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी शशिकला को पार्टी में अपना वजूद कायम रखने के लिए अभी और संघर्ष करना होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला ना तो 6 साल तक कोई चुनाव लड़ पाएंगी और ना ही 10 साल तक कोई राजनीतिक पद हासिल कर सकेंगी। वहीं जयललिता के निधन के बाद कोर्ट ने उनका मामला खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि जयललिता के साथ दिन रात साई की तरह रहने वाली शशिकला नटराजन पर शायद जयललिता को कभी भरोसा हुआ ही नहीं। इसलिए जब 2014 में जयललिता को कोर्ट ने जेल भेजा, तब उन्होंने अपने भरोसेमंद ओ पन्नीरसेल्वम को सीएम की कुर्सी सौंपी थी, जिसे पनीर ने उनके रिहा होने के बाद बिना किसी नानुकुर के वापस कर दी। इसके बाद पन्नीरसेल्वम जयललिता के और भी ज्यादा विश्वास पात्र बन गए। वहीं जयललिता के जैसे कद्दावर सीएम बनने की ललक शशिकला में बढ़ती गई और वो हूबहू जयललिता के नक्शे कदम पर चलने लगी। जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद शशिकला को लगा कि अब उनकी मंजिल करीब है और वो तमिलनाडु की सीएम बनेंगी। लेकिन किस्मत ने यहाँ फिर पलटी मारी। जयललिता के विश्वासपात तो ओ पन्नीरसेल्वम थे, तो जाहिर है कि सीएम की कुर्सी भी उनको ही मिलनी थी। जयललिता के निधन के बाद शशिकला की हसरतों ने उड़ान भरी और उन्होंने तमिलनाडु की सीएम बनने के लिए कदम बढ़ा दिए। पन्नीरसेल्वम और शशिकला की कुर्सी की दौड़ में शशिकला पिछड़ गई। उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जेल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन शशिकला ने सत्ता की लड़ाई में अभी हार नहीं मानी है और इसके लिए उन्होंने अपने एक प्यादे को पार्टी दल का नेता चुनने के साथ ही पन्नीरसेल्वम को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अब सीएम की कुर्सी के 2 दावेदार हैं, लेकिन सत्ता की इस उठापटक में ये बात तो साफ हो गई है कि कुर्सी पकड़ कला में शशिकला पिछड़ गई है। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो शशिकला को जेल जाना पड़ेगा और कुर्सी नहीं मिलेगी बल्कि जेल में जेल की हवा मिलेगी, ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब तमिलनाडु का भविष्य कैसा होगा और किस तरफ तमिलनाडु जाएगा। क्या वहां की सियासत बदलेगी? क्या AIADMK में अब बड़ी फूट देखने को मिलेगी जो पहले से ही देखने को मिल रही थी? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी अब रास्ता है शशिकला के लिए? क्या आपकी नजर में कोई भी ऐसा रास्ता नजर आता है? कोई भी ऐसा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपको, आपकी नजर में, आपके नॉलेज में है जिससे शशिकला बच सकती हैं या कोशिश कर सकती हैं कि वो किसी भी तरह से इस ये जो उनके ऊपर इतना बड़ा फैसला आया है उससे बच पाए? देखिए स्वप्नेश जी, कानून में जब प्रावधान है और रूल्स में सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने रिव्यू का प्रावधान रखा है, तो इस संभावना पर बिल्कुल विचार करना कि रास्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल अभी नहीं कहा जा सकता है। रास्ते हैं, अभी रिव्यू पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन, लेकिन इमीडिएटली कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तुरंत अगर हम देखें तो जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के अलावा, क्योंकि रिव्यू डलने के बाद सुनवाई में टाइम लगेगा, तो सुनवाई में टाइम लगेगा, जजेस को जब टाइम मिलेगा अपने रूटीन के काम के बाद तो वो सुनवाई कर सकते हैं अगर चाहे, उनके डिस्क्रिप्शन में है ऑनरेबल जज। फिलहाल अगर हम देखें तो कानूनी तौर पर शशिकला को कुछ भी इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिल रही है, सिवाय उनको कि वो पार्टी में अपना कोई व्यक्ति चुन करके और विधायक दल का नेता बना करके वो उनको वहां पर भेज दें। हाँ, साफ तौर से ये निकलकर सामने आ रहा है कि अभी उनके लिए किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं। एक दूसरी चीज स्वप्नेश जी यहाँ पर यह है कि अगर शशिकला पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष बनने पर कहीं पर कोई पाबंदी नहीं, वो जेल में रह के भी अब चाहे तो ऑपरेट कर सकेंगे। लालू यादव कर ही रहे हैं, जैसे अभी रूहानी साहब ने बताया कि लालू यादव को अगर देखें तो उनका क्योंकि वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, तो वो अध्यक्ष बनके तो डिसीजंस ले ही सकती हैं। अब वो कहने की बात है 4 साल बाद आती है, 4 साल बाद आने के बाद प्लस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो कायदे से जो उनको इमीडिएटली इलेक्शन लड़ने का जेल से आने के बाद भी जो रास्ता है वो साफ नहीं होगा। 6 इयर्स तो मिनिमम डिस्क्वालिफिकेशन उनका है ही है 4 साल काटने के बाद, लेकिन पार्टी की बागडोर वो संभाल रही है। हाँ, अंदर से वो पॉलिटिक्स जरूर संभालेंगी, जैसा कि रुमान साहब भी कह रहे थे कि वो सारथी तो वही रहेंगी चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, जैसा कि तमाम नेता करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद यादव ही हैं हमारे सामने, जो गठबंधन को जिता देते हैं, जिनके ऊपर इतना
इतना बड़ा, और ना चाह के भी पूरी सरकार चलाने में उनकी हिस्सेदारी है, जबकि वो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे, संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। तो ये जो फ्लॉज हैं कुछ, उस वजह से बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं समझने में। दर्शक भी समझता है कि अरे सजा तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद भी अगर शशिकला ही संभालेंगी, अगर सारथी वही रहेंगी, तो इस सजा का मतलब क्या होगा, ये एक आम आदमी के लिए समझने में थोड़ी मुश्किल तो होती होगी। रुमान साहब जी कुछ कह रहे थे आप। इसमें और एक चीज और है स्वप्नेश जी, इसमें जरूरी नहीं है कि शशिकला को अगर कन्विक्शन हो गया, शशिकला को सजा हो गई, तो पनीर सेल्वम का चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता खुल गया, ये भी नहीं कह सकते हैं जी। क्योंकि पनीर सेल्वम का चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता अभी नहीं खुला, क्योंकि उनके पास विधायकों की सहमति नहीं है। हाँ। तो कायदे से अगर देखें तो अगर गवर्नर बुलाते भी हैं किसी को, तो उसी को बुलाएंगे जो विधायकों का सहमति पत्र गवर्नर के सामने कहेगा कि मेरे पास इतने विधायक हैं, तो हाँ। उसको बुलाएंगे। लेकिन नहीं, पन्नीर सेल्वम का जो गुट है वो भी ये कह रहा है, अंदर खाने से ये रिपोर्ट आ रही है, हालांकि रुमान साहब मान नहीं रहे, रुमान साहब का अलग तरीके से वो देख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से रिपोर्ट आ रही है कि डीएमके पन्नीर सेल्वम को आगे रख के सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, ताकि डीएमके को तो फायदा हो जाए, एआईएडीएमके में फूट तब पड़ेगी। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं रुमान साहब। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि पलानीस्वामी ही संभालेंगे एक तरह से सरकार, और वही आगे बढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे तमिलनाडु के, तो क्या आपको लगता है कि पलानीस्वामी उतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उतने ज्यादा उनको उतनी ज्यादा नॉलेज है जितना ज्यादा पन्नीर सेल्वम समझते हैं? बार बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, जब भी जयललिता हटी वही मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, अब जहाँ एक्सपीरियंस का मामला है, तजुर्बे का मामला है, तो इस देश में तो बिना तजुर्बे के प्रधानमंत्री भी बने हैं जी। इस देश में बिना तजुर्बे के मुख्यमंत्री बने हैं और बड़े कामयाब दूसरा टर्म का इलेक्शन लड़ रहे हैं अखिलेश जी, है ना। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। हाँ। मुद्दा ये है कि कितना सपोर्ट है विधायकों का जी। तो विधायकों का जो सपोर्ट है वो पलानीस्वामी के साथ है। वो यूं है कि शशिकला ने उन्हें चुना है, हाँ। उनका खेमा उनके साथ है जी। पनीर सेल्वम की हालत अभी हो गई है मधु कोड़ा की। वो एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जिस तरह से मुख्यमंत्री बन गए थे पार्टी से एआईडीएमके से बर्खास्त करने के बाद तमिलनाडु के राजनीति की, वो मधु कोड़ा हो गए, निर्दलीय है विधायक हैं जी। क्योंकि शशिकला पार्टी की अध्यक्ष है। अब अगर इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्यों की बहुमत होगा पनीर सेल्वम के पास, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो बैठक बुलाएंगे जहां वो साबित करेंगे कि असल एआईडीएमके उनकी है, उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुमत जो है वो उन्होंने साथ है। हाँ। अभी तक उन्होंने इस तरह की पहल दिखाने की कोई कोशिश नहीं की है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या रुमान साहब, क्या आने वाले दिनों में ये कोशिश भी हो सकती है जो आप कह रहे हैं? ये भी एक अलग पक्ष है, और अगर इस पर कोशिश होती है तो ये तो अहम बात है। जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले पे तो उन्हें पक्ष साफ करना होगा पनीर सेल्वम को कि एआईडीएमके में वो है कि नहीं। अब वो अगर रिजेक्शन को वो नहीं मानते हैं, पार्टी से रिजेक्शन को, शशिकला पावर नहीं है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, वो साबित करें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उनके साथ है, सेल्वम के साथ है जी। तो गवर्नर को ये चीज भी देखना होगा विधायकों के साथ साथ। दिवाकर जी, रुमान साहब जो ये कह रहे हैं, ये एक अहम पक्ष वो रख रहे हैं। वो उनका कहने का मतलब साफ है कि अगर पहले तो आप पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, शशिकला ने इमरजेंसी में मीटिंग बुला के आपको बाहर कर दिया, आप अगर नहीं मानते कि आप पार्टी से बाहर हैं तो आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाइए, जैसा यहाँ पर हुआ था मुलायम सिंह और अखिलेश के मामले में भी यही हुआ था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी पड़ी थी, लेकिन ये मामला थोड़ा सा हटकर है। तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को लेकर भी बात हो सकती है आने वाले समय में, जब पन्नीर सेल्वम को ये लगने लगेगा कि मेरे साथ दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला भी सकते हैं? स्वप्नेश, मैं यही बात कह रहा था कि ये सारी बातें जो हैं वो घटनाक्रम पर निर्भर करता है। पन्नीर सेल्वम को हम एकदम हल्का नहीं मान सकते। और देखिए, आज सुबह जिस तरह से आपात बैठक बुलाई और रिजॉर्ट में जिस तरह से मीटिंग हुई, उसके बाद पन्नीर सेल्वम को एकदम से निकाला गया, और जिस तरह से शशिकला के प्रति जो सहानुभूति दर्शाई, एकता दिखाई, ये बातें अभी फौरी तौर पर लगती हैं। ये जो कुछ देखने में आ रहा है उसमें तो साफ है कि स्वामी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो फैक्टर हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता कि जो शशिकला चाह रही वही हो जाएगा। अब बिल्कुल सही बात कहा है कि अब बैठक बुला सकते हैं। और पन्नीर सेल्वम जैसा गंभीर आदमी
जो व्यक्ति अगर अम्मा का कहीं ना कहीं विश्वास पात्र रहा हो, दो बार मुख्यमंत्री बना हो, उसके भी राजनीतिक कुवत को हमें समझना होगा। मैं ये मानता हूं कि जो घटनाक्रम अभी तक का है, मैंने पहले भी कहा कि शशिकला उसमें कहीं ना कहीं जीतती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी डीएमके फैक्टर, राज्यपाल की भूमिका, ये सारी बातें जो कहीं न कहीं घटना को एक दूसरी तरफ भी मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोड़ ही देंगे। इसलिए अभी सब कुछ खुला हुआ है, बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ये अपना मानना है। जी रुमान साहब, एक और पक्ष भी सामने आ रहा है, क्योंकि इस सियासत में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे जब से जयललिता बीमार हुई थी, जब से उनकी हालत गंभीर होने लगी थी। दीपा पेरवाई की अगर हम बात करें तो वो जयललिता की भतीजी हैं, दीपा जयकुमार के समर्थकों का ये एक मंच भी है जो कि पहुंची थी हॉस्पिटल में मिलने के लिए जयललिता से, और उन्हें शशिकला के समर्थकों ने, ऐसा कहा जाता है कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उन्होंने स्वागत किया है और साफ तौर से कहा है कि शशिकला की जो मंशा थी उसको चूर चूर कर दिया है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये एआईएडीएमके में दीपा पेरवाई की किसी भी तरह से एंट्री हो सकती है अब? देखिए, इसमें एक मामला ये भी है कि उनकी जो भतीजी हैं गीता, तो वो पहली बार उन्होंने जयललिता की मृत्यु के बाद उनके जानशी होने का, सियासी पॉलिटिकल जानशी होने का दावा पेश किया है जी। लेकिन एआईडीएमके के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें कितना मान रहे हैं? आप देखिए कि जब एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ जयंती, जहाँ तक मुझे नाम याद आता है, और जयललिता के बीच भी यही दावेदारी को लेकर लड़ाई हुई थी। बट चूंकि जयललिता उनकी पॉलिटिकल हायर थी, वो जानशी के तौर पर लगातार पार्टी में बनी हुई थी, महत्वपूर्ण पदों पे बनी हुई थी, तो उनकी वाइफ एमजी रामचंद्रन के वाइफ की तरफ नहीं जाकर के सारे कार्यकर्ता और वोटर सभी लोगों ने, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने जयललिता का साथ दिया। तो यहाँ पर भी ये देखना होगा, पब्लिक के एआईडीएमके का जो वोट बैंक है वो, और जो उनके काडर हैं वो, उनके विधायक हैं वो, उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो किनके साथ हैं। तो अभी इतने ये एक समय हो चुका है, गीता जो है उनको भी राजनीति में आए हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो रहा है, लेकिन इस बीच में वो कहाँ कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उठापटक कोई साबित कर पाई है, या पार्टी का कोई बड़ा खेमा, कोई मजबूत। ये पहली बार उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, शशिकला को दोषी ठहराने पर ही पहली बार उनके इस तरह का बयान सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि शशिकला के सपने चूर चूर हो गए। आपने एक बात कही, आपने कहा कि जयंती और जयललिता के बीच भी इसी तरह से लड़ाई हुई थी, लेकिन आपने कहा कि जयललिता पॉलिटिक्स में एक्टिव थी और साथ में पॉलिटिक्स का उनके पास एक्सपीरियंस था पूरा, और वो होने की वजह से उन्हें फायदा मिला। लेकिन इस बार तो लड़ाई दोनों के बीच है। शशिकला एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही, दीपा पेरवाई भी अभी 20-25 दिन, जैसा कि आप कह रहे हैं, उससे पॉलिटिक्स को देख रही हैं। तो ये तो लड़ाई दोनों ऐसे लोगों के बीच है जो पॉलिटिक्स में ही नहीं रहे, लेकिन उन्हें चाहिए चेयर, उन्हें चाहिए कुर्सी। नहीं, ऐसा नहीं है कि शशिकला पॉलिटिक्स में नहीं रही। एक्टिव पॉलिटिक्स में एक तरह से शैडो सीएम के तौर पे पहचान थी। अगर क्योंकि जब जयललिता का जो डेथ हुआ, मृत्यु हुई, और जो उनका जो रिचुअल था, लास्ट रिचुअल, उसमें भी देखे, इवन पीएम भी यहाँ से जो गए, सभी कार्यकर्ता वो वही खड़ी थी उनके डेड बॉडी के साथ में। तो सारे लीडर्स और सपोर्टर, वर्कर ऑलरेडी वो सरेंडर करते जा रहे थे उनके सामने। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाता उनके बाद। बिल्कुल। तो वो एक लंबे समय से शशिकला की, जयललिता की खास सहयोगी थी, उनकी राजदार थी, पॉलिटिकल राजदार थी। 8-9 महीने के लिए उन्होंने निकाला भी प्रोपोर्शन का, एसेट का जो मामला हुआ, मगर फिर वापस ले लिया। उनके बगैर लोगों ने भी देखा कि इसका मतलब ये कि शशिकला के बगैर जयललिता जी का काम नहीं चल रहा है, जो भी पॉलिटिकल मामलात हैं उनके। तो ये तो एक तरह से बिल्कुल। अब सुना देते हैं, अब रुमान साहब सुनाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा। शशिकला के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के बाकी केस पर भी ऐसे ही जल्द फैसले आने चाहिए। इसके अलावा और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। जस्टिस रॉय ने बिल्कुल कहा कि भ्रष्टाचार लड़ना हमारे धर्म है और इसको हर क्षेत्र में उसको निकालना चाहिए। मैं किसी अपने पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार बोलूंगा तो आप कहते हैं स्वामी विद्रोह कर रहा है। आगे कब खत्म, आप
इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है, और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। ये सोच है कि ओपीएस जी, पनीरसेल्वम जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और कि शशिकला में वो क्षमता नहीं थी। लेकिन आम जनता तो तय नहीं करेगी कि अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कड़ाम के नेता कौन बनेंगे। तो यदि शशिकला ने किसी और का नामांकन किया और उनको बहुमत मिली अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कड़ाम के एमएलएस के बीच में, तब उन्हीं को बुलाया जाएगा। बिल्कुल, तो एआईएडीएमके को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसका फैसला जनता नहीं करेगी, उसका तो फैसला, नेता का फैसला तो खुद ही वो करेंगे। दिवाकर जी, जो बात मैंने रुमान साहब से समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि दीपा पेरवाई का अभी किसी भी तरह से कोई बेस नजर नहीं आता पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या आपको लगता है कि दीपा पेरवाई की किसी भी तरह की भूमिका हो सकती है? क्योंकि वो पहले भी आई थी, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, तब उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा था कि ये जानबूझ के जयललिता की सेहत के साथ साजिश की जा रही है और उसी को मैं यहां पर बेनकाब करने आई थी, तो मुझे बाहर निकाल दिया गया, और अब उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। दिवाकर जी, जैसा कि स्वप्नेश साहब ने अभी ये बात कही है, मेरा ऐसा मानना है कि दीपा एक फैक्टर है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि राजनीति में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हमने दोनों प्रतिक्रियाएं सुनी, सीधे सीधे मणिशंकर अय्यर जी की और सुब्रमण्यम स्वामी जी की, राजनीति का एक पहलू ये भी है, और इस पूरे प्रकरण में ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, इसे भी हमें समझना होगा। कहीं न कहीं शशिकला को पूरी तरह से दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 साल से जो हमने मुहिम चलाई थी वो कहीं न कहीं सफल हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ये बोलते हैं, आप बहुत ध्यान से अगर सुनिए, कि पब्लिक के सोचने या विचारने पर तो ऐसा नहीं होगा, जो विधायक चुनेंगे वो ऐसा होगा। वो ये चाहते हैं कि शशिकला जिसको नॉमिनेट करें, जिस पर उनकी सहमति बने, वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर स्वप्नेश में ये बात कहना चाहूंगा, डीएमके का क्या रुख है, और उन परिस्थितियों में मैं यही पहले कह रहा था कि केंद्र राज्यपाल की भूमिका और केंद्र की कोई भी भूमिका अभी है या नहीं है। अगर विपक्ष इस पर राजनीति करने लगे केंद्रीय स्तर पर कि सरकार को बदला जा रहा है, अपने हिसाब से सरकारें स्थापित करने की कोशिश की जा रही हैं, इसीलिए केंद्र जो है बहुत संभल कर इस पर कदम उठा रहा है। ऐसे में राज्यपाल क्या करते हैं, डीएमके कितना ज्यादा आक्रामक रवैया अख्तियार करता है, प्लस विपक्ष क्या एक प्रोपेगेंडा चलाता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि वास्तव में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, और दिवाकर जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि डीएमके का रुख कुछ समझ नहीं आ रहा। रुमान साहब से भी मैंने पूछा, तो उनका भी ये कहना है कि वो किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए नहीं अभी आगे आ रहे, और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और उनका कहना है कि मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ पन्नीरसेल्वम के पास 10 से 12 विधायक ही होंगे, तब वो क्या सरकार बनाएंगे। आपका क्या रुख है, आपको क्या लगता है डीएमके के मामले में? स्वप्नेश, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पन्नीरसेल्वम के साथ ये जो पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जो प्रॉब्लम चल रही थी, पहले तो उनके साथ 2 भी विधायक नहीं माने जा रहे थे, उसके बाद उसकी संख्या दर्जनों में हुई, आज ये दावा हो रहा है कि 50 विधायक उनके साथ हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि शशिकला अभी तक स्ट्रेंथ में जो दिख रहा है, जो सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसमें बहुत मार्जिन से आगे हैं। उनके समर्थन से, उनकी सहमति से ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो घटनाक्रम बदल रहे हैं, और ये तात्कालिक घटनाक्रम जो हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं। क्या केंद्र उस पर रिपोर्ट ले रहा है, क्या वहां पर परिस्थितियां हो रही है, क्या पब्लिक रिएक्शन हो रहा है, विधायकों की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, क्या उस पर कोई राजनीति तो नहीं की जा रही है। अगर ये सब बातें होंगी तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं बदल भी सकते हैं, या जो अभी सोचा जा रहा है, जो दिख रहा है, वही हो सकता है। तो ये घटनाक्रम अभी हमें देखना होगा। आज पूरी रात है, कल पूरा दिन है, हो सकता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमें ऐसा लगता है कि सभी के द्वार खुले लग रहे हैं। हाँ, शशिकला अभी भारी पड़ती दिख रही हैं।
शशिकला अब भी भारी पड़ती दिख रही हैं। शशिकला का मतलब अब समझा जाए पलानीसामी भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो तस्वीर साफ होने की बात आपने कही, वो तस्वीर ही तो साफ नहीं हो रही। कोशिश यही हो रही है कि इस धुंधली तस्वीर को समझने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स तमाम चीज़ें कहती हैं। रुमान हाशमी साहब, तो क्या समझा जाए कि पलानीसामी ही नंबर 1 आपकी चॉइस है? एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपको ये लगता है कि पलानीसामी ही अब तमिलनाडु को संभाल सकते हैं और पन्नीर सेल्वम के पास किसी भी तरह का आधार नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री बन पाए? देखिए, ये प्रिडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल है कि तमिलनाडु को संभाल सकते हैं। ये तो उनकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि सरकार वो कैसा चलाएंगे। हाँ। अगर उनकी सरकार बनती है, गवर्नर उन्हें इनवाइट करते हैं, वो सक्सेस होते हैं बहुमत साबित करने में। लेकिन हाँ, अभी जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि शशिकला के वजह कर ये शशिकला की पसंद है पलानीस्वामी, तो इस वजह कर विधायकों का मेजोरिटी इनके साथ है, कार्यकर्ता इनके साथ है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इनके साथ है। और शशिकला का भी पॉलिटिकल जो वनवास है वो ध्यान दें, वो 6 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो 6 साल के बाद जो विधायक हैं उनको तो ये भी रहेगा कि भाई 6 साल के बाद शशिकला वापस आएंगी सरकार में और फिर से एक बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी और बहुत कुछ संभालेंगी जो वो पहले से ही संभालती रहेंगी। जेल में रहने के बावजूद भी पीछे से वो सब कुछ करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया रुमान हाशमी साहब हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अश्विनी दुबे जी, आपने पूरी ये चर्चा सुनी। मैं फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, अभी तक तो कानूनी सारी चीज़ें मैंने आपसे जानी, लेकिन अब सियासत पर भी आपकी एक टिप्पणी तो ज़रूर चाहूँगा। देखिए स्वप्नेश जी, एक बात मैं बताऊं कि अगर हम मध्य प्रदेश के सिनेरियो में बात करें, उमा भारती जी ने रिज़ाइन किया था और 100-150 के आसपास विधायकों का उस समय शिवराज सिंह जी के पिक्चर में आने से पहले वो दावा करती थी। जब कर्नाटक का केस हुआ था तो वो विधानसभा से निकल गई थी जी। उसके बाद ये लगा था कि शिवराज सिंह बहुत ही कमजोर चीफ मिनिस्टर साबित होंगे, परंतु उमा भारती आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं नहीं और शिवराज सिंह की पिछले 11 साल से सरकार, तो राजनीति में आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। पनीर सेल्वम अभी हो सकता है उनके पास नहीं है, लेकिन कल चीफ मिनिस्टर बन जाए तो वही सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अजीत जोगी की भी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अजीत जोगी भी पहली बार ही चीफ मिनिस्टर बने थे। अशोक गहलोत भी पहली बार ही शुरू में चीफ मिनिस्टर बने थे। पॉलिटिक्स में रूल आउट नहीं करते, जो भी सत्ता में आता है वो अपने हिसाब से सिचुएशंस को टर्न आउट कर लेता है। ठीक है, फाइनल कमेंट सर दिवाकर जी मैं आपसे भी चाहूंगा। पलानीसामी या पन्नीर सेल्वम, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? हालांकि तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अभी प्रेडिक्शन करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आकलन क्या कहता है? स्वप्नेश, मैं यही बात बार बार कर रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। पन्नीर सेल्वम को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। फिलहाल शशिकला का वर्चस्व जेल के भीतर भी ठीक है। मेरे पास सर वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए और हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातचीत करने के लिए। तो तमिलनाडु में सब कुछ अभी सिर्फ बदल रहा है, कुर्सी नहीं जेल मिल रहा है, किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो रहा है। तस्वीर अभी बदलती रहेगी, अभी सियासत बदलेगी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, जय हिंद।